तो अभी हम लोगों ने तीन तरीके के चीजें देख ली। एसी अप्लाइड टू इंडक्टर, एसी अप्लाइड टू कैपेसिटर, एसी अप्लाइड टू रेजिस्टर, सब देख लिया हम लोगों ने। हम लोगों ने आर को अप्लाई किया, सी को अप्लाई किया, एसी और एल को भी अप्लाई कर दिया। अब अगर तीनों कॉम्बिनेशन में आ जाएं, कॉम्बिनेशन में तब क्या होगा? सो मैं अभी जो कर रहा हूं डेरिवेशन वो किसके ऊपर है? एसी अप्लाइड टू एल सी आर सर्किट्स। सो एल सी आर मतलब तीनों के तीनों कंबाइंड है। तो पहले मैं डायग्राम बना दूं, सभी लोग डायग्राम पे गौर करें। तो बेसिकली यहां पर जो है ये है मेरे पास एक इंडक्टर, एक है कैपेसिटर और एक है रेजिस्टर। ये तीनों चीजें अगर सर्किट में लगी हों, सो ये हो गया आपका एल, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका आर। सभी लोग ध्यान दीजिए और बहुत ही गौर से मेरी बात सुनिए। हम लोगों ने जो फेजर नाम का जो चीज इंट्रोड्यूस की, फेजर नाम की चीज जो हमने इंट्रोड्यूस की, फेजर, वो अब तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या इसका सच में कुछ काम है भी कि जस्ट ऐसे ही टाइम पास है। बट उसका रियल इंपॉर्टेंस आपको यहां रियलाइज होगा। ये जो सर्किट है काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट है और इसको अगर आपको सॉल्व करना है, एनालाइज करना है, तो आपको प्रॉपर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खास करके आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बेस्ड है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म्स द कोर ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अक्सर मुझसे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर, जब मेरी जिंदगी 2 + 2 = 4 से चल रही है, इतना सिंपल सा मैथ से चल रही है, तो मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, ये सब मैं क्यों पढ़ूं? क्या फायदा है कोनिक सेक्शन पढ़ के, मेंस्यूरेशन पढ़ के, जो मतलब बेसिकली यानी कि एलिप्स, पैराबोला, इनकी इक्वेशंस पढ़ के, सिलेंडर का एरिया पढ़ के मैं क्या करूंगा? मैं स्फीयर का कर्व सर्फेस एरिया जान के क्या करूंगा? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सवाल है बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये सवाल का जवाब जाहिर सी बात है लोअर क्लासेस में आपको नहीं मिलेगा। अब जब आप थोड़ा हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको आइडिया आता जाएगा। जब आप इंजीनियरिंग में पहुंचेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ढेर सारा यूज है, भरपूर यूज है। वैसे ही जब आप हाई लेवल फिजिक्स में जाएंगे तो आप सिचुएशंस एनालाइज नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग, जैसे कि ऑसिलेशन चैप्टर एंड ऑल। अगर आपको अच्छे से समझना है डीप में, तो यू हैव टू यूज फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, फोरियर सीरीज, ऐसी बहुत सारे अजीबो गरीब डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करना है। और बोलेंगे सर इसको भी क्यों करना है? अरे भाई, बिना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए आप लोग वेदर प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो? आप स्लोप्स कैसे जान सकते हो किसी चीज की? एक अच्छे आर्किटेक्ट कैसे बन सकते हो? आप कैसे बिल्डिंग्स बना सकते हो? आपने देखा है जो सिलिकॉन वैली है, यूएसए का सिलिकॉन वैली, मतलब वो आर्किटेक्चर करने वालों का, आर्किटेक्ट लोगों का जन्नत है। वहां पे ऐसी ऐसी अजीबोगरीब बिल्डिंग्स हैं, टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स ऐसे नहीं बन जाते। आपने सोचा कि ईंट के ऊपर ईंट टेढ़ी करके रख देंगे तो बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो बेसिकली ऐसी अजीबोगरीब बिल्डिंग सिलिकॉन वैली में बनी हुई है। इसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस आना चाहिए, आपको ऐसी बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए। तो मैथ्स जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, अरे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। देयर इज फ्रोबेनियस मेथड, देयर आर लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स, देयर आर कॉची रीमान कर्वेचर्स। रीमान ज्योमेट्री जो है, रीमान ज्योमेट्री वो पूरी कर्व ज्योमेट्री है, जैसे अर्थ की ज्योमेट्री। आप आज तक कहते थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। ये गलत है, ये तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। अगर अर्थ फ्लैट होता तो ये बात सच होती। अगर अर्थ फ्लैट होता, फ्लैट, तो बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन अर्थ कर्व्ड है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ जियोडेसिक। इसे हम कहते हैं जियोडेसिक। एक कर्व्ड लाइन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसे जियोडेसिक कहते हैं। और इसके ऊपर आपका नॉर्मल यूक्लिड वाला जो ज्योमेट्री है, ट्राइंगल, स्क्वायर्स वाला, सर्कल वाला, वो अप्लाई नहीं होता है। यहां पे आपको एक नए मैथमेटिक्स की जरूरत है, जो कि बनाया था आज से 100 साल के पहले, मतलब 150 साल पहले, रीमान ने। तो रीमान ज्योमेट्री, कर्वीलिनियर ज्योमेट्री यू नीड। सो सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है। ये मैथ्स का इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं चल रहा है बिकॉज आपको वैसा या तो सिखाया नहीं गया है या आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की है। सेकंड वाला ज्यादा सच है, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि कौन सी चीज कहां अप्लाई होती है। ये बात ठीक है, आप जनरल स्टोर पे जाएंगे तो आपको वहां ये नहीं कहना है कि मुझे tan थीटा जितना शक्कर दो।
वहां पे tan थीटा यूज नहीं करने वाले, वो बात सही है। अरे लेकिन क्या हर काम आप यही देख के करेंगे कि अगर मुझे झाड़ू मारने में इस्तेमाल नहीं हो रहा फिजिक्स में, फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा, अगर घर साफ करने में मुझे मैथ्स इस्तेमाल नहीं हो रहा तो मैं मैथ्स नहीं करूंगा? ऐसा नहीं होता है। अरे दुनिया के हजारों चीजों के काम है। जब तक आप केवीएल केसीएल ये सब चीजों का मैथ्स नहीं देखेंगे, आप ई प्लस आई आर वाला समेशन वाला इक्वेशन केवीएल लॉ नहीं लिखेंगे, आप कैसे कनेक्शंस बना सकते हैं? किरचॉफ्स लॉ को आना चाहिए ना। तो ऐसे करके हम फिजिक्स में, मैथ्स में हम चीजों को, सिचुएशंस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, हम चीजें बनाते हैं। मैथ्स जहां भी कम पड़ जाता है वहां पे नया मैथ्स क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे कि लिसन, आपको शायद ये बात नहीं पता है कि 1 2 3 डिमेंशंस के अलावा बीच में भी डिमेंशंस होते हैं। बीच में डिमेंशंस होते हैं। देयर इज 1.2 डिमेंशन ऑल्सो, there is 3.1 dimension also, there is 2.1 dimension also, there are dimensions like that। आप आज तक सिर्फ ट्राइंगल, स्क्वायर्स, लाइंस में अटके हुए हो, जबकि ऐसी चीज दुनिया में है ही नहीं। ये चीजें ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स कहां देखने मिलते हैं आमतौर पे? अरे तो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स में हम बनाते हैं चीजें, बेंच बनाती है रेक्टेंगल शेप की, लेकिन नेचर कहां बना रहा है? पेड़ तो बना रहे ऐसी अजीबोगरीब चीजें। ये कौन सी चीज है? ना ट्राइंगल है ना रेक्टेंगल है। तो इसका डायमेंशन समझना है। देखो सुनो, लाइन 1 डायमेंशनल, स्क्वायर 2 डायमेंशनल, क्यूब बना दिया, क्यूब 3 डायमेंशनल, राइट? लेकिन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अ कैबेज? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अ कॉलीफ्लावर? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ब्रोकोली? ब्रोकोली, ब्रोकोली देखा है आप लोगों ने? ब्रोकोली आता है हरा हरा कलर का, उसका क्या डायमेंशन है? सो इट्स डायमेंशन इज समवेयर बिटवीन 2 and 3। ब्रोकोली का डायमेंशन 2 और 3 के बीच में है। जो कोस्ट लाइन, लिसन लिसन, जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन, लिसन, अगर आप देखोगे कोस्ट लाइन महाराष्ट्र की तो ऐसे जैगेड कोस्ट लाइन है। अगर आप ध्यान से देखो, जो अपना जो इंडिया दिखता है इतना प्यारा सा स्मूथ, ये दूर से देखने में दिख रहा है, लेकिन आप जब मैग्नीफाई करोगे तो इट्स जैगेड लाइन। तो ये अगर कोस्ट लाइन का डायमेंशन निकालोगे, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया का डायमेंशन निकालोगे, इट इज समवेयर बिटवीन 1 and 2। इट्स बिटवीन 1 and 2। यहां पर जो आप कह रहे हैं सिद्धार्थ जी के इसमें एक्सिस कैसे बनाएंगे एंड ऑल, जरूरी नहीं हम हर बार ज्योमेट्री के थ्रू ही चीजों को देखें। एक्सिस बनाना मतलब ज्योमेट्री क्रिएट करना है। तो ये जो चीज है इसे हम कहते हैं फ्रैक्टल डिमेंशंस। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? सो ये फ्रैक्टल डिमेंशंस हैं और ये होते हैं, और ये बहुत रीसेंट ब्रांच है, नए ब्रांचेस में काफी स्कोप है। तो जैसे कि बेसिकली लिसन, ये कहां पे ज्यादा इस्तेमाल होता है? केओस थियरी में। केओस थियरी, केओस थियरी में आपने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना भी होगा शायद। बटरफ्लाई इफेक्ट, केओस थियरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ अ बटरफ्लाई फ्लैप्स इट्स विंग्स in Europe, then it can create rains in India। ये इफेक्ट को बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। अगर बटरफ्लाई ने अपने पंख फड़फड़ाए यूरोप में, तो इंडिया में बारिश हो सकती है उसकी वजह से। इसका ये मतलब है, लिसन, इसका ये मतलब है कि छोटे छोटे इफेक्ट्स मिलके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट लार्जर इफेक्ट्स। जैसे कि लिसन, केओस थियरी में एक चीज का एग्जांपल सबसे बेसिक दिया जाता है आप जैसे छोटे प्यारे बच्चों को। वो ये दिया जाता है कि 1:1 किया तो 1 आता है, 1:100 किया तो भी 1 आता है, 1:1000 किया तो भी 1 आता है, 1:infinity किया तो भी 1 ही आता है। लेकिन अगर आपने 1 में खाली थोड़ा सा चेंज किया, जरा सा चेंज किया, जरा सा चेंज कर दो और रेस टू इंफिनिटी कर दो, इसका आंसर इंफिनिटी आता है। तो ये माइन्यूट चेंजेस भी बेसिकली बहुत बड़ा हो सकता है। आप चलिए कर लीजिए, इसका स्क्वायर करके देखिए, इसका क्यूब करके देखिए, इसका पावर 10 करके देखिए, आप देखिए नंबर कितना बड़ा होता है। और जब आप सोचेंगे कि इंफिनिटी डाल दिया तो नंबर कहां पहुंच जाएगा। सो कहने का मतलब यह है कि ये सब मैथमेटिक्स हमें पढ़ना है, हमें समझना है, हमें सीखना है, वरना हम वेदर प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? वेदर प्रेडिक्शन में ऐसे ही है, हम लोग सारी चीजें कंप्यूटर में डाल देते हैं, सिमुलेशंस में डाल देते हैं, कंप्यूटर में सब कुछ फीड कर देते हैं हम कि इतना टेम्परेचर है, इतना ह्यूमिडिटी है, इतना एयर प्रेशर है, हवा यहां से आ रही है, एक हवा वहां से आ रही है, विंड्स ऐसे ब्लो होंगी, सूरज इतना डिग्री पे है। हर चीज डालने के बाद भी प्रेडिक्ट किया कि कल बारिश होगी तो बारिश नहीं होती है, धूप निकल आती है। उसके पीछे रीजन ये है कि गैप देखो कितना बड़ा है, इसमें छोटे छोटे चेंजेस जो होते जाएंगे। अरे दुनिया भर का पॉल्यूशन एमिट हो रहा है, कभी कहीं से और तेज हवा चल गई, कुछ और पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया। इतने सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत कुछ करने के बाद भी वो हमारा प्रेडिक्शन रॉन्ग इसलिए हो जाता है बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर 24 आवर्स चीजें बदल सकती हैं, बहुत कुछ बीच में माइन्यूट चेंजेस आ सकते हैं, और जो बारिश होने वाली थी वो जस्ट नहीं हुई, ऐसा हो जाएगा। वो होने वाली थी बट उसकी वजह से रुक गई क्योंकि कुछ और फैक्टर चेंज हो गया। तो वेदर प्रेडिक्शन हम लोग रॉन्ग करना जानबूझ के नहीं चाहते हैं, वो रॉन्ग हो रहा है बिकॉज द थियरी इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स।
आप जानते नहीं है कि जो पेड़ का जो है ना, पेड़ का लहराना, जब हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते लहराते हैं, स्वेइंग ऑफ ट्रीज, इसके पीछे भी पूरा केओटिक डायनामिक्स इन्वॉल्व है, पूरा केओस थियरी। इसको समझने में आसान नहीं। न्यूटन की थियरी, न्यूटन की इक्वेशंस यहां पे आके ब्रेक डाउन हो जाती हैं। सो ये सब के लिए हमको मैथ्स बनाना पड़ता है। सो मैथ्स बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। मैथ्स जबान है इस दुनिया की। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? चलिए, एनीवे, तो बेसिकली हार्ड मैथ्स 12वीं में ना करते हुए हम लोग एकदम सिंपल फेजर डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए इस सर्किट को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सभी लोग का ध्यान बेटा यहां पे है कि नहीं है? गुड, लुक हियर। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आपको याद होगा हम अक्सर करंट जो है एक्स एक्सिस पे बनाया करते थे। अक्सर मैंने मेरे जो इजी वाले डायग्राम्स आपको बताया, फेजर डायग्राम्स, उसमें करंट को मैंने कहां बताया है? हमेशा एक्स एक्सिस पे बताया। करंट इधर हो गया। अब जो आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज था, ई आर, वो जो ई आर था वो भी इसी डायरेक्शन में था, याद है? ई आर हमेशा आई से बड़ा रहता है, मतलब ई आई से बड़ा रहता है, लेकिन ई आर और आई साथ में रहते हैं। रेजिस्टेंस वाला साथ में था। कैपेसिटर में वोल्टेज करंट के पीछे तक आगे था। ये कॉमन करंट है, कॉमन करंट। अरे सीरीज सर्किट है, एक ही करंट फ्लो हो सकता है इसके अंदर। करंट में जानबूझ के दिखा नहीं रहा हूं, बिकॉज़ दिस इज एसी सर्किट। करंट यहां वहां कहीं भी हो सकता है, बट एक ही करंट हो सकता है ना, एक ही वैल्यू ऑफ करंट, सीरीज सर्किट है, तो सबका एक कॉमन करंट है ये। तो इस करंट के साथ में है रेजिस्टेंस का वोल्टेज, फेज में है, फेज में। ईएल कहां है, ईसी कहां है, बताइए? ईसी नीचे, करेक्ट। ईसी हमारा जो था वो नीचे की तरफ है, और जो ईएल है वो ऊपर की तरफ है। अरे 90 डिग्री ये पीछे, 90 डिग्री वो आगे है, इंडक्टर वाला वोल्टेज आगे। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मान लो कि ये तीन वेक्टर्स आपके पास है, ईएल, ईसी, ईआर। इसको मत मानो, सेम टाइप के वेक्टर्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सेम टाइप के आप फोर्स और वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकते, दोनों ही वेक्टर्स है बट ऐड नहीं कर सकते। सो लिसन, तीन वेक्टर्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तीनों को मिला के सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो इजी वाला है स्ट्रेट लाइन में, उसको सॉल्व करेंगे। तो इजी वाला कौन सा है? ईएल और ईसी। अच्छा, आप दोनों में से आप किसी को भी एक बड़ा ले लीजिए, एक को छोटा मान लीजिए। पूरा सॉल्व करके फॉर्मूला ले आइए। एंड में आपको पता चलेगा कि अगर आपने मान लो पहले ये बड़ा माना और ये छोटा माना, फॉर्मूला बना लिया। अगर आपने इसे बड़ा माना होता, इसे छोटा माना होता, तो भी फॉर्मूला चेंज नहीं होता। फॉर्मूला चेंज नहीं होता, वैल्यूज अकॉर्डिंगली डल जाती, वैल्यूज अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती, और प्लस का माइनस हो जाता, बस इतना ही फर्क होगा। तो लिसन, आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये बड़ा ये छोटा है, या फिर अगर आप चाहते हैं, आपको कैपेसिटर ज्यादा पसंद है इंडक्टर से, तो आप इसे बड़ा ले लीजिए, उसे छोटा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फॉर्मूला वही बनने वाला है। ये चीजें ट्रायल एरर करके देखी जा चुकी हैं पहले ही, अब सिर्फ सॉल्व करना है। तो लेट EL बी ग्रेटर देन EC। तो अगर EL ग्रेटर देन EC रहा तो जाहिर सी बात है, सुनिए सुनिए बेटा, ध्यान दीजिए सभी लोग, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। EC थोड़ा छोटा बनाता हूं, EL बड़ा। तो मैंने बोल दिया ना कि EL ग्रेटर देन EC है। हाँ क्या ना, अकल के बदलो? सिद्धार्थ, बराबर से रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, फोकस में आ रहा है ये सब कुछ एकदम, है ना, नंबर्स चल रहे हैं प्रॉपर्ली, ध्यान दीजिए। ये देखिए, EC इतना बड़ा है, EC इतना बड़ा है, ये EC इस वेक्टर EL में से माइनस होगा। हाँ क्या ना? ये EL का टेल है, ये हेड है, और इसका ये टेल है और ये हेड है EC का। इसके टेल को उठा के उसके हेड पे रखना होता है, और हेड पे रख के उसको काट दिया, इतना पार्ट उसमें से काट दिया, तो बचा हुआ पार्ट ये है। तो ये है EL माइनस EC वेक्टर। अरे अगर ये 7 था, उसमें से 4 उड़ा दिया तो बचेगा 3 ना, 3 बचेगा अप डायरेक्शन में। तो ये EL माइनस EC है, अब इसका कोई यूज नहीं है, ये गया। अरे भैया, EL गया, EC और EL और EC जो है उसमें से मतलब माइनस हो गया। तो बेसिकली लिसन, आप लोग को मालूम है कि EL माइनस EC आएगा, ये वेक्टर EL और EC जो है, EL और EC सब्ट्रैक्ट किया तो EL माइनस EC जो है वो ये आया आपका, है ना, ये आया। अब आपके दो ही वेक्टर्स बचे हैं, पहले 3 वेक्टर्स थे, आपने इसको इसमें से मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये 2 वेक्टर्स का काम खत्म। अब ये वाला वेक्टर आया EL माइनस EC। अब लिसन, एक वेक्टर ऊपर देख रहा है, एक वेक्टर उधर देख रहा है, एक वेक्टर ऊपर है, एक वेक्टर उधर है, तो जाहिर सी बात है कि बेसिकली आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन का। तो आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। अरे हाँ क्या ना, अकल के बुतलो? सो पैरेललोग्राम लॉ यूज जब करेंगे तो आपका ये रिजल्टेंट होगा।
अरे रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा ई? अरे तुम लोग समझ पा रहे हो मैं ये कहना चाह रहा हूं? तुम लोगों ने क्या किया, सुनो और समझो अकल के पुतलो। तुम लोगों ने करंट बनाया एक्स एक्सिस पे, करंट के साथ में बनाया तुम लोगों ने मतलब यानी कि वोल्टेज रेजिस्टेंस वाला। जो कैपेसिटर वाला है वो लैग करता है इसलिए उसको पीछे लिया, और जो इंडक्टर वाला है वो वोल्टेज लीड करता है इसलिए उसको आगे लिया। लेकिन 3 वेक्टर सॉल्व करना थे तो तुमने पहले 2 को सॉल्व किया। जब 2 को सॉल्व किया तो ये वाला आया। अब बचा ये और ये 2 वेक्टर्स ही बचे हुए हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट इन सेम लाइन, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सेम लाइन में नहीं है ना, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इनको ऐड करने का एक तरीका है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपने जब इसका पैरेललोग्राम बनाया तो आपको जो इसका डायगोनल मिलता है वही रिजल्टेंट होता है। तो हमारे सर्किट का जो फाइनल ई है वो यही है, यही चीज फाइनल ई है। और सर्किट में जो फाइनल फेज है वो फाई है। लिसन, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 था, इन दोनों के बीच में -90 था, इन दोनों के बीच में +90 का फेज डिफरेंस है। लेकिन फाइनल जो ईएमएफ बनेगा इन तीनों के लगे होने की वजह से, इन तीनों के काम करने की वजह से, वो फेज फाई है, वो कुछ और है, वो कुछ और है। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो बेसिकली ये फेज का फॉर्मूला हमें निकालना है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि फाइनल वोल्टेज बनेगा कितना। अगर ये 3 वोल्टेजेस दिए गए तो फाइनल वोल्टेज, फाइनल ईएमएफ सर्किट में कितना बनेगा, ये हमको पता करना है। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब ये देखिए कितना आसान है, कितना बचकाना है। फेजर डायग्राम ना होता तो हमारा पता नहीं क्या होता। बहुत ईजी है। ये देखो, फाइनल जो रिजल्टेंट है उसका जो आंसर होता है अंडर रूट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था भाई? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये दो वेक्टर्स का ही रिजल्टेंट निकालना है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है, तो वो 2pq cos थीटा वाला पार्ट गायब हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है। अरे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा जो है, तो उसमें जो cos थीटा वाला पार्ट है, थर्ड वाला जो टर्म है, वो 0 हो जाएगा बिकॉज cos 90 0 होता है। तो सिर्फ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? यानी कि ई आर स्क्वायर आएगा प्लस ई एल माइनस ई सी द होल स्क्वायर आएगा, ई एल माइनस ई सी द होल स्क्वायर, ई एल माइनस ई सी द होल स्क्वायर। अरे ई आर स्क्वायर आएगा और ई एल माइनस ई सी द होल स्क्वायर आएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? पी स्क्वायर आएगा प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। 2pq cos थीटा नहीं आएगा बिकॉज एंगल 90 है इन दोनों के बीच में, इसके और उसके बीच में, तो cos 90 0 होता है। तो सिर्फ यही आएगा। समझ में आई बातें? यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ नाउ, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको मालूम है, आपको ई आर के बदले आएगा आई आर, ई आर के बदले आएगा आई आर, ई एल के बदले आएगा आई एक्स एल, और ये जो ई सी है वो हो जाएगा आपका आई एक्स ई। अरे भैया ओम्स लॉ अप्लाई किया तो V इक्वल्स टू आई आर होता है ना यार, ओम्स लॉ। तो ये वाला वोल्टेज हो जाएगा I इंटू आर, ये वाला वोल्टेज हो जाएगा I इंटू एक्सएल, और ये वाला जो ईएमएफ है अपना कितना हो जाएगा? ये सारे ईएमएफ सारे वोल्टेज कितने हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे ना, I इंटू आर काइंड ऑफ, है ना। सो ईसी का आई एक्स आ जाएगा ना। अकल के मतलब, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? वेरी नाइस, लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? E is equals to अंडर रूट ऑफ I square R square plus IXL minus IXE the whole square. Let me pull this I out. I को जैसे बाहर निकाला तो I square बन के निकलेगा। अरे स्क्वायर है ना, तो I को अगर बाहर खींचा तो I square बन के निकलेगा, और ये I square कॉमन है, उनको और बाहर खींचा तो वो रूट के बाहर आने पे I हो जाएंगे। तो इक्वल्स टू I बन जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा R square प्लस XL माइनस XE the whole square। क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही है। Now listen, E upon I is equals to अंडर रूट ऑफ R square plus XL minus XE का स्क्वायर। बट ये तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन होना चाहिए। तो दुनिया में एक चौथे तरीके का भी रेजिस्टेंस है जो एसी सर्किट्स में आता है, इसका नाम है Z, और इसे हम कहते हैं इंपीडेंस। इंपीडेंस ये करंट को इंपीड करता है, करंट को ये इंपीड करता है, दबाता है, रोकता है, करंट के फंक्शन को हैम्पर करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? करंट को रोकता है, नॉर्मल फ्लो को रोकता है, इसे कहते हैं इंपीडेंस। इसका नाम है Z। सो आज के बाद से ओम्स लॉ सुनिए, आज के बाद से ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर नहीं है। ये V इक्वल्स टू आई आर सिर्फ और सिर्फ डीसी सर्किट्स में है। V इक्वल्स टू आई आर ये सिर्फ डीसी सर्किट्स में है। आज के बाद से ओम्स लॉ है आपका E इक्वल्स टू आई Z। आज के बाद से ओम्स लॉ ये है, E इक्वल्स टू आई Z। अब आप बोलेंगे सर एक सेकंड, Z तो तब होगा ना जब तीनों चीजें लगी होंगी। अगर एक चीज लगी रही तो अरे कोई टेंशन नहीं है, फिर भी इंपीडेंस बोलने का। ये आर भी इंपीडेंस है, ये रिएक्टेंस भी इंपीडेंस है, ये रिएक्टेंस भी इंपीडेंस है, सब इंपीडेंस है। अगर आपने दोनों चीज निकाल भी दी तो रूट आके आर बच जाएगा, तो इक्वल टू आई आर बन जाएगा, पुराना वाला ओम्स लॉ।
वैसे ही अगर आर निकाल दिया, एक्सी निकाल दिया, तो सिर्फ एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा और वो रूट निकल के एक्सएल हो जाएगा, तो इक्वल टू आई एक्सएल हो जाएगा। इक्वल टू आई एक्सएल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे एक्सी जीरो, आर भी जीरो, इक्वल टू आई एक्सी हो जाएगा। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? या इक्वल टू आई एक्सएल हो जाएगा या इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो सारे ओम्स लॉ इसी जनरल वाले ओम्स लॉ से डिड्यूस हो जाएंगे। सारे ओम्स लॉ इसी जनरल वाले ओम्स लॉ से डिड्यूस हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल है। सो लिसन, इस सर्किट का फाइनल ईएमएफ हमें निकालना था और वो निकल चुका है, वो ये है। इस सर्किट का हमें ये निकालना है फाइनल फाई। तो फाइनल फाई निकालते हैं। लिसन लिसन वेरी केयरफुली। फाइनल फाई कैसे निकालेंगे? tan फाई। अरे tan फाई निकालो, tan फाई। अरे tan क्या होता है? सामने वाली अपॉन बाजू वाली, है ना? सामने वाली कौन है भाई? ये है EL माइनस EC। बाजू वाली कौन है? ER। सो EL माइनस EC अपॉन ER। सामने वाली साइड ऑपोजिट, बाजू वाली साइड एडजेसेंट, तो EL माइनस EC अपॉन ER, यानी कि IXL माइनस IXC अपॉन IR। करेक्ट है? आई बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा XL माइनस XC और नीचे IR था, ये II कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका tan फाई। सो फाई क्या बन जाएगा? फाई क्या बन जाएगा? थोड़ा इस पे जूम कर लीजिए। फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC बाई R। नाउ लिसन 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 लिसन, बेटा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब जो हमने अजम्पशन किया था, वो अजम्पशन से देखिए कोई चीजें बदलती है कि नहीं। अगर सच में EL EC से बड़ा रहा, सच में EL अगर EC से बड़ा रहा, तो XL XC से बड़ा होगा, तो यानी कि यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी और यहां पर जो फाई है वो ऐसा रहेगा। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है एक्स एक्सिस के हिसाब से प्लस में एंगल, ये प्लस एंगल होगा फाई का। लेकिन अगर ये बड़ा रहा, EC बड़ा रहा EL से, तो XC XL से बड़ा रहेगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी फाई की नेगेटिव वैल्यू, tan की नेगेटिव वैल्यू, तो बेसिकली एक्स एक्सिस से वो नीचे रहेगा। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो एक्स एक्सिस से ये ऊपर हो गया और एक्स एक्सिस से नीचे हो गया। अरे बराबर है ना? अरे अगर ये बड़ा रहा तो माइनस करने पे उधर ऊपर नहीं, नीचे बचेगा, नीचे, और नीचे बचेगा तो नीचे पैरेललोग्राम बनेगा और नीचे EMF आएगा और फाई भी नीचे आ जाएगा। और वो वैसा फॉर्मूले से भी मिल रहा है कि अगर आपने इसको छोटा रखा, इसको बड़ा रखा, तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव फाई जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर जाते तो प्लस फाई होता है, नीचे आते तो माइनस फाई होता है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो LCR सर्किट जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसको एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। विदाउट यूजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमने फेजर डायग्राम की मदद से उसे चंद सेकंड्स में, कुछ लाइनों में हमने इसे सॉल्व कर दिया। हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस थिंग? सो दैट्स द यूज ऑफ द मैथमेटिक्स। फाइन, सो विल स्टॉप हियर।